हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था SN1 व SN2 रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली पढ़ी अपन ने दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिस पे अपन ने देखा दो टाइप की होती है, SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शंस, और थर्ड है अपनी दोस्तों रिएक्शंस विद मेटल। ठीक है दोस्तों, ये तीन रिएक्शन है, जिसमें से पहली रिएक्शन देख लिए अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके दोनों पार्ट देख लिए हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया, और इसके एग्जाम्पल भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखते हैं दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों एलिमिनेशंस रिएक्शंस। बात करें हम एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो सिग्मा बंध टूटते हैं, वह एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। या किसी भी अभिक्रिया में कोई एटम या समूह का एलिमिनेशन होता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं दोस्तों, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं दोस्तों। यहां पर कोई भी रिएजेंट है, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों XY अणु, XY ग्रुप बाहर निकलता है और एक बनता है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखा दोस्तों कि एक तो ये वाला कंपाउंड बाहर निकला और एक ये वाला कंपाउंड बाहर निकला। ठीक है, एटम बाहर निकला, तो यहां पर XY बाहर निकला और किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर देखिए दोस्तों, तो अल्फा कार्बन से भी एटम का विलोपन हो रहा है और बीटा से भी हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं दोस्तों अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। ठीक है, अब यहां पर देखें दोस्तों, तो इस अभिक्रिया में देखें तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक और दो, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड तो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इस एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक सिग्मा व एक पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे दोस्तों पहली है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक स्मॉलर एटम या ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो हम पहला कैरेक्टर लिख सकते हैं दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शंस में स्मॉलर एटम्स या ग्रुप आर क्या होता है दोस्तों, एलिमिनेटेड होता है। ठीक है, सेकंड बात है अपनी दोस्तों कि ये जो रिएक्शंस है ये क्या होती है, ये यहां पर देखें दोस्तों, तो
यदि इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तो यहां पर इस एल्कीन पर XY का एडिशन कर दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शंस रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशंस रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों, ये एडिशंस रिएक्शंस की क्या होती हैं, ये जस्ट विपरीत होती हैं या रिवर्स होती हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, हम देखें इस रिएक्शन में तो यहां पर ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। जबकि यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का, और एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड से किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और 1 सिग्मा बॉन्ड व 1 पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन व 1 सिग्मा व 1 पाई बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, फॉर्म होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंध तो क्या होते हैं, टूटते हैं, व 1 सिग्मा बंध व 1 पाई बंध का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें तो दोस्तों एलिमिनेशंस रिएक्शंस उच्च ताप पर संपन्न होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती हैं। तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है अपना, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। कब, एट हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब ये रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब बात करें दोस्तों तो ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं या एक्सोथर्मिक बता सकते हैं हम। वो कैसे बता सकते हैं दोस्तों, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्डों का क्या हो रहा है, ब्रेकर हो रहा है, ठीक है, टूट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यदि सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड में पूछूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होएगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगी, हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम कह सकते हैं यह रिएक्शंस क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके लिए होता है डेल H इज ग्रेटर देन 0। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शंस की जनरल बातें। इसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के कुछ टाइप दोस्तों। यहां पर देखते हैं दोस्तों, जनरली हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस आर 2 टाइप। देखें तो दोस्तों जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, इधर देखते हैं दोस्तों। पहली है अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। ठीक है, इसको समझते हैं दोस्तों। यदि कोई कंपाउंड है
ठीक है। अब यहां पर देखिए इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं किसी भी रिएजेंट की उपस्थिति में, तो अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। यहां पर फॉर्मेशन होगा एल्किन का और HX कंपाउंड बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों। सेकंड बात करें हम दोस्तों अभिक्रिया की, सेकंड होती है अल्फा गामा एलिमिनेशंस रिएक्शन। ठीक है, यहां पर देखेंगे दोस्तों तो एक कंपाउंड है ये, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा और ये वाला कौन सा, गामा कार्बन। ठीक है, तो यहां से एक तो ग्रुप यहां से अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा और दूसरा ग्रुप क्या होगा, गामा कार्बन से एलिमिनेट होगा। और क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, किसका निर्माण होगा, अल्फा गामा एलिमिनेट में साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसे बोलेंगे दोस्तों अल्फा गामा एलिमिनेशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरली दो टाइप हो गए, अल्फा गामा एलिमिनेशंस और पहली अल्फा बीटा एलिमिनेशंस। दोनों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसके बाद देखेंगे कि हम एलिमिनेशंस रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं वो देखेंगे। यहां पर देखते हैं दोस्तों एलिमिनेशंस रिएक्शंस देखेंगे तो यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशंस रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे एलिमिनेशंस रिएक्शन टाइप कितने प्रकार की होती है। जनरली हम बात करें दोस्तों तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। पहली रिएक्शन है E1 रिएक्शन, दूसरी है E2 रिएक्शन, थर्ड टाइप है E1 CB रिएक्शन। तीनों रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक को हम समझते हैं जनरली, उसके बाद एक एक का हम बारी बारी से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जनरली हम यहां समझते हैं दोस्तों तो E1 रिएक्शन तो किसे कहते हैं, इधर देखिएगा, यदि कोई कंपाउंड है ये, ठीक है, यहां पर क्या करता है, यहां पर कोई भी वीक बेस लेते हैं हम। ठीक है, यहां पर कोई भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैथेनॉल, एथेनॉल या H2O का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, वीक बेस है। यदि हम इसका यूज करते हैं तो बेस क्या करता है, यदि कोई भी अभिक्रिया में हम बेस का प्रेजेंस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बेस दुनिया में H+ को खाने आया है। तो कहने का मतलब ये बेस क्या करेगा, H+ को खा जाएगा। तो ये बेस क्या करेगा, इसको इस नेगेटिव पार्ट को खा जाएगा। तो ये क्या करेगा, इधर देखिएगा ये यहां हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, X- बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या बनेगा देखिएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो हम देखते हैं कि E1 अभिक्रिया में पहले स्टेप में तो किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद सेकंड टाइप में देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से क्या चला जाएगा, H+ चला जाएगा, यहां से H+ चला जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे भी एलिमिनेशंस रिएक्शंस में एल्कीन का तो ही बनना है।
ठीक है, तो ये तो थी कौन सी इवन रिएक्शंस। इवन रिएक्शन में क्या कह सकते हैं हम, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का। सेकंड स्टेप में क्या बन रही है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन देखते हैं E2 रिएक्शन। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है दोस्तों, पहले तो अलग अलग स्टेप में X अलग निकल रहा था, H अलग निकल रहा था, लेकिन E2 रिएक्शंस में HX दोनों ही एक स्टेप में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं -HX, यहां से -HX निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, डायरेक्टली सीधा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का। ठीक है दोस्तों, तो ये रिएक्शन कितने पदों में संपन्न हुई, 1 स्टेप में संपन्न हुई। तो हम कह सकते हैं E2 रिएक्शंस 1 स्टेप में संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप दोस्तों, E1 CB रिएक्शन। ये दोस्तों इवन रिएक्शंस का ही एक रूप है। ठीक है, यहां पर CB का मतलब है दोस्तों कॉन्जुगेट बेस। यहां पर मैं कहूं तो आप दोस्तों समझिएगा इस चीज को कि यहां पर समझिएगा ये क्या है, HCl है, ये क्या है, एसिड है, एसिड है। यदि मैं कहूं ये क्या त्याग दे, H+ को त्याग दे, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, Cl- माइनस बनाएगा। तो ये तो था क्या, एसिड, अम्ल था। ये इसका क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बना। अम्ल का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस ही है। ठीक है, किसी भी एसिड से H+ का निकल जाना और जो स्पीसीज हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या होता है, ये क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। तो ये तो क्या था, एसिड था, पहले कंपाउंड था, ये H+ निकाल देंगे तो इसका क्या प्राप्त होगा, हमें कॉन्जुगेट बेस प्राप्त होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से, यदि इस एसिड में से H+ निकाल दिया तो क्या प्राप्त हुआ, कॉन्जुगेट बेस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस कंपाउंड से H+ का एलिमिनेशन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, कॉन्जुगेट बेस प्राप्त होगा। वो क्या प्राप्त होगा, इधर देखिएगा, यहां पर यदि H+ का निष्कासन कर दें तो ये क्या बनेगी, C नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर CX ये बना, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेप में बनता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा और यहां से X ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन होएगा, एल्कीन का ही फॉर्मेशन होएगा। तो यहां पर दोस्तों समझ लिए। ठीक है, तीनों समझ में आ गए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। तो ये देखते हैं, तीनों देख ली टाइप अपन ने। E1 देख लिया, E1 देखा तो क्या हुआ, ये 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकंड स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, E2 रिएक्शन की बात करें तो E2 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में संपन्न होती है। इसमें डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही HX का एलिमिनेशन हो जाता है और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। E1 CB की बात करें तो E1 CB एक इवन रिएक्शंस का ही रूप है जिसमें क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ये क्या बन रहा है दोस्तों, कॉन्जुगेट बेस, इसे हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद हम E1 का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे E1 रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन है अपनी दोस्तों E1 रिएक्शंस। पहली है यूनिमोलिक्यूलर
एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसे हम E1 रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली रिएक्शंस है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशंस रिएक्शंस, जिसे हम E1 रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एल्किल हैलाइड है दोस्तों, यदि इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं बेस के साथ तो ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप होगा तो स्लो स्टेप ही क्या कहलाता है, आरडीएस स्टेप। इसका मतलब क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है, यदि बात करें तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में देखें तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर देखें तो क्या होता है दोस्तों, ये X माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद देखें यदि इस कार्बोकैटायन में दोस्तों रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखें तो यहां पर मैं R की जगह CH3 भी ले सकता हूं। ठीक है, या आप चाहो तो R ले सकता हूं, वही बात है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है यहां पर क्या होगा दोस्तों, वीक बेस होगा। बेस क्या करेगा, H प्लस को लेकर जाएगा। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन, तो इसे तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेस H प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या निकला दोस्तों, इसे हम कहते हैं बीटा H प्लस एलिमिनेशंस, क्योंकि यहां पर बीटा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, और यहां पर किसका निर्माण होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, ये थी E1 रिएक्शंस। यदि यहां पर ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है दोस्तों, और यहां पर यदि कोई प्रेजेंस दे दी जाए, ठीक है, ये प्रेजेंस दे दी जाए वीक बेस की और टेम्परेचर दे दिया जाए 10 डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना दोस्तों E1 रिएक्शन की जगह SN1 रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहां पर प्रोसीड SN1 रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक कहां पर करेगा, कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, और कंपाउंड बनेगा अपना, क्या बनेगा, RCHOCH3CH3। बताओ ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर क्या ले लिया अपन ने, लो टेम्परेचर। कहने का मतलब यहां पर एल्कीन बना, ये तो कब बना, जब टेम्परेचर क्या हो अपने पास है, हाई टेम्परेचर, और ये कब प्रोडक्ट कब बना, जब अपने पास टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों, लो टेम्परेचर पर तो SN1 रिएक्शन संपन्न होती है, और हाई टेम्परेचर पर E1 रिएक्शन संपन्न होती है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये समझ में आ गया यहां तक। कहने का मतलब क्या है कि जो ये सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकैटायन बनने के बाद यदि अपने पास हाई टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, E1 का। यदि अपने पास लो टेम्परेचर दिया हुआ है तो प्रोडक्ट किसका बनेगा, SN1 रिएक्शन के अनुसार बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं E1 रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर्स।
इवन रिएक्शन की बात करें तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इवन रिएक्शंस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इवन रिएक्शन होती है वो दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है, जिसमें से यहां पर देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये स्टेप क्या कहलाता है दोस्तों, स्लो स्टेप, या इसे बोलते हैं आरडीएस स्टेप, ठीक है। अब इस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जितना अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही अधिक इवन रिएक्शन का प्रोडक्ट ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर दोस्तों स्टेबल कार्बोकैटायन, कहने का मतलब जितना अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो इवन प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, उतना ही अधिक बनेगा। यहां पर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन में अगर रीअरेंजमेंट द्वारा स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा, 3 डिग्री। तो जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तब सबसे अधिक इवन रिएक्शंस का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है दोस्तों, सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में देखा किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर देखते हैं कार्बोकैटायन, ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन 2 रिएक्शन संपन्न करता है सेकंड पद में। यहां पर कौन कौन सी रिएक्शन होंगी दोस्तों, SN1 रिएक्शन भी संपन्न हो सकती है कार्बोकैटायन में, और इवन रिएक्शन भी संपन्न हो सकती हैं, होंगी दोनों ही संपन्न दोस्तों। तो हम कह सकते हैं SN1 एंड इवन रिएक्शंस गोज टुगेदर, कहने का मतलब दोनों ही संपन्न होंगी। अब देखिए यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, SN1 रिएक्शन संपन्न करवा रहे हैं, तो ये तो कब होगी, तो यहां पर क्या होगी दोस्तों, ये तो तब होगी, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी कि नहीं, ठीक है। यदि कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यदि टेम्परेचर होगा 20 डिग्री से कम, 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यदि सेकंड, यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पर इवन रिएक्शन संपन्न होती है, इवन रिएक्शन संपन्न होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो कब संपन्न होगी, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर, ठीक है। या आप कई बुकों में यहां पर 60 भी दे रखा है, तो 50 या 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन होगी, इवन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट अपना, इसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि ये जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है इसे इवन रिएक्शन क्यों कहा गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि इसे इवन रिएक्शन क्यों बोला जाता है। तो ये रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, यूनिमोलिक्यूलर
यूनिमोलिकुलर होती है, कहने का मतलब इसमें एक ही मॉलिक्यूल का अणु भाग लेता है। और इस रिएक्शंस के लिए ऑर्डर होता है दोस्तों, एक होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इवन रिएक्शन कहा जाता है। ऑर्डर कितना होता है, एक होता है, जिसके कारण ही इस एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इवन रिएक्शन कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। यहां पर इसकी बात करें रेट की, तो रेट डिपेंड करता है दोस्तों, यूनिमोलिकुलर करेगा तो ये डिपेंड करेगा RCHX CH3, इस पर डिपेंड करेगा। ये क्योंकि एक ही अल्किल हैलाइड है, यूनिमोलिकुलर है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, इसकी कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, इवन रिएक्शन में रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस आर unaffected by concentration of न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब समझ गए कि जो न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है या प्रभावित नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है अपना कि इवन रिएक्शन में हम वीक बेस लेते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, इवन रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों वीक बेस ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो वीक बेस है ये कार्बोकैटायन बनने का वेट करता है। जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तब उसके बाद ये कार्बोकैटायन पर क्या करता है, अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ये देखते हैं कि ये जो वीक बेस है ये क्या करता है, ये वीक बेस के रूप में हम ले सकते हैं इथाइल एल्कोहल H2O मैथिल एल्कोहल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अपना दोस्तों कि इसमें सोलवेंट कौन सा होते हैं। सोलवेंट की बात आती है तो सोलवेंट इवन रिएक्शन में क्या लेते हैं, पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट इसलिए लेते हैं ताकि जो ये X बाहर निकलता है फर्स्ट स्टेप में, हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में बाहर निकलता है, तो ये X को क्या करता है, ये जो सोलवेंट है पोलर सोलवेंट ये कैप्चर कर लेता है। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, तो यहां पर जो ये X निकलता है ये सोलवेंट क्या करता है, इस X को जैसे पोलर सोलवेंट लेंगे तो ये क्या करेगा, यहां पर HOH ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करते हैं, इस एनाइन को क्या कर लेते हैं, सोलवेट कर लेते हैं, घेर लेते हैं। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पोलर सोलवेंट का यूज करते हैं। इसके बाद यहां तक समझ में आ गया कि पोलर सोलवेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो X बाहर निकलता है इसको क्या करता है, ये पोलर सोलवेंट सोलवेट करता है। ठीक है, इसके बाद पोलर सोलवेंट के रूप में हम ले सकते हैं H2O या मिथाइल एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक देखें। इसके बाद 6 नंबर है अपना कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप इवन रिएक्शन के क्या होना चाहिए, जनरली अधिकांश रिएक्शनों में लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप रेट ऑफ इवन किस पर डिपेंड करेगा, ये समानुपाती होएगा
एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब ये लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि जितना अच्छा जाने वाला लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अधिक स्टेबल क्या बनेगा, इवन प्रोडक्ट का निर्माण होएगा। तो ये थी इवन रिएक्शन की कुछ जनरल बातें। इसके बाद हम देखते हैं इवन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों हम देखते हैं इवन रिएक्शन की एग्जाम्पल। धीरे धीरे हम इजी वे से बढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम इजी एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अच्छे एग्जाम्पल यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यदि बात करें तो दोस्तों एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड में देखते हैं पहले, ठीक है। एल्किल हैलाइड में देखें क्या इवन रिएक्शन के लिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। हम कह सकते हैं, ये जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं पहला एग्जाम्पल है अपने पास, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों मिथाइल एल्कोस के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकते हैं दोस्तों। यहां से क्या होगा दोस्तों, इधर देखिएगा, ये तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो समूह क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा। तो आप कह सकते हो कि ये वाला भी क्या होगा, बीटा कार्बन। तो यहां पर कितने टाइप के बीटा कार्बन है, 2, लेकिन ये दोनों ही क्या है, ये सेम है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, CH3 समूह है और यहां पर भी क्या है, CH3 समूह है। तो चाहे हाइड्रोजन इस वाले से निकाल लो, चाहे हाइड्रोजन इस वाले से निकाल लो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2। यहां पर बाहर क्या निकलेगा, HBr, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों प्रोपीन, ठीक है। अब बात आती है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये Br नेगेटिव बाहर निकला, Br नेगेटिव बाहर निकला तो किसका फॉर्मेशन हुआ, यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर क्या होगा, वीक बेस लेंगे 60 डिग्री सेल्सियस, ये क्या करेगा, H+ को लेगा और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, और किसका निर्माण होएगा, यहां से CH3 CH CH2, यही प्रोडक्ट बना। यहां पर कह सकते हो ये किसका एलिमिनेट हुआ, बीटा H+ एलिमिनेट, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, इवन प्रोडक्ट। ये कब बना, यहां तक हो गया दोस्तों। इधर देखो, ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये इवन प्रोडक्ट बनेगा। कब बनेगा, जब अपने पास हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। यदि यहां पर ही हम क्या कर दें, वही बेस ले लें और टेम्परेचर क्या कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इवन प्रोडक्ट की जगह किसका फॉर्मेशन होगा, SN1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, SN1 का। SN1 क्या होएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CHO CH3 CH3, ठीक है दोस्तों। ये कब बनेगा, ये बनेगा लो टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर इवन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और लो टेम्परेचर पर SN1 का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इससे थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों।
सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ये ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। इधर देखिएगा कैसे बनेगा। यहां पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव निकलेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या निकलेगा, ये Br नेगेटिव, किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर देखो दोस्तों, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, तो यहां पर इस कार्बोकैटायन में ये वाला कौन सा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा वाला कार्बन ये कौन सा, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन। तो कहने का मतलब इस कार्बोकैटायन में कितने टाइप के बीटा कार्बन हैं, दो प्रकार के, ठीक है, और दो ही प्रकार के क्या हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब जिस कार्बोकैटायन में जितने टाइप के बीटा कार्बन होंगे उतने ही प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पर दो प्रकार के बीटा कार्बन है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक टाइम तो इस पर निकलेगा हाइड्रोजन और दूसरे टाइम इससे निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले देखते हैं, इससे निकालते हैं, तो इससे निकलेगा तो कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर देखिएगा, यहां पर बनेगा ये CH3 CH2 CH डबल बंद CH2, ये बनेगा कि नहीं बताओ दोस्तों, बनेगा। सेकंड देखते हैं, अब यहां से निकालते हैं हाइड्रोजन, तो यहां से निकलेगा, तो यहां पर देखते हैं CH3 CH डबल बंद CH CH3, समझ में आ गया, दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब बात आती है कि दोस्तों कि दो प्रोडक्ट बने जिनमें से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर और माइनर को बताने के लिए एक सैथजेफ नामक साइंटिस्ट द्वारा एक रूल दिया गया जिसे हम कहते हैं सैथजेफ रूल, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सैथजेफ रूल। ये रूल क्या कहता है कि किसी भी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया जाता है और एक से अधिक एल्किन बनने की संभावनाएं होती हैं, तो वह एल्किन अधिक स्थायी होती है जो एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है या मोर क्राउडेड होती है, वह एल्किन अधिक स्थायी या मोर स्टेबल होती है। यही सैथजेफ रूल के द्वारा कहा गया। तो हम देखते हैं कि इस एल्किन में और इस एल्किन में वो एल्किन मोर स्टेबल होगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी या मोर क्राउडेड होगी। तो यहां पर देखते हैं इस डबल बंद के द्वारा इधर भी मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है और इधर भी मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि इस एल्किन में एक ही तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहां पर देखते हैं, या आप मोर अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा भी आप एल्किन का मेजर प्रोडक्ट निर्धारित कर सकते हो। वो कैसे, यदि हम इसमें देखें तो दोस्तों अल्फा बीटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया अपना एल्किन सिस्टम, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखिए तो ये तो क्या हो गया अपना सिस्टम हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये वाला, यहां पर कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अधिक कौन सी हुई, ये, तो ये क्या होगी मोर स्टेबल एल्किन, तो इसे हम कह सकते हैं मोर स्टेबल एल्किन। ये बनती है दोस्तों 80% और ये बनती है 20%। ये होती है माइनर और ये होती है दोस्तों मेजर।
किसके अनुसार? सेत्जेफ रूल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कहने का मतलब आप सेत्जेफ रूल के अनुसार क्या कह सकते हो कि जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो किस पर देखोगे? या तो आप देखोगे मोर अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो होगी स्टेबल, या आप कह सकते हो मोर क्राउडेड एल्किन, मोर क्राउडेड एल्किन भी स्टेबल होगी, या आप कह सकते हो कि जो एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो ही क्या होगी? स्टेबल एल्किन होगी। ये क्या कहता है? सेत्जेफ रूल कहता है। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। यदि इस एग्जाम्पल को सोल्व करें तो दोस्तों करिएगा इसको, एग्जाम्पल को कैसे आता है इसका आंसर। तो यहां पर कीजिएगा इसको, इधर देखिएगा। यदि आप डायरेक्टली तरीके से करेंगे तो ये आंसर गलत आएगा इसका, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये हैलोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये बीटा, तो यहां से H जाएगा और यहां से Br, तो सीधा प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हो? CH3 C CH3 CH2, ये बनेगा। ठीक है, इधर देखिएगा ये क्या है दोस्तों, इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझे तो यहां से क्या निकला? Br नेगेटिव। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर देखें दोस्तों, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यदि अधिक कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो बन सकता है। यदि यहां पर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? तो यहां पर देखें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसे क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3 ये। ठीक है दोस्तों, ये बना। इसके बाद देखते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, ये वाला अल्फा, इससे जुड़ा बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों सेम बीटा कार्बन है। अब किसी भी कार्बोकेटाइन से क्या करोगे आप? H प्लस को निकालोगे तो इस वाले प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा था कि यदि आपने देखा कि आप कहोगे कि सर यहां से सीधा निकालते ही यहां पर ये बन रहा था, ये बताने की क्या जरूरत है? तो देखते हैं इसके बाद अगले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इधर देखिएगा, यहां तक ये बन गया सीधा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, यदि इस कार्बोकेटाइन में हम क्या करें? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें और बेस ले लें तो क्या बनेगा? वही SN1 रिएक्शन संपन्न हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C O CH3 CH3 ये CH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है,
तो कहने का मतलब लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन, E1 रिएक्शन। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। और ये देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस एग्जांपल को। इसको देखिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा, Br नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, Br नेगेटिव निकला तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, प्राइमरी। यदि मैं क्या कर दूं दोस्तों, H इस हाइड्राइड ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा ये बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये क्या बना, कार्बोकैटायन बना। ये क्या था दोस्तों, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, मोर स्टेबल बन गया। अब यहां पर देखिए तो ये बीटा कार्बन, ये वाली बीटा कार्बन और ये वाली बीटा कार्बन। ठीक है, अब आप कह रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में कि डायरेक्टली सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं। यदि आप इस एग्जाम्पल से सीधा प्रोडक्ट बनाते हो तो वो प्रोडक्ट आपका गलत हो जाएगा। तो इधर देखिएगा, यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी बनती है प्रोडक्ट की, एक बार यहां से निकलेगा, सेकंड टाइम यहां से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां से, तो यहां से दोनों सेम होएगा। इधर देखते हैं, पहले यहां से निकालते हैं क्या बनता है, ये बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला यहां से निकालते हैं तो ये बनता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब मेजर और माइनर कौन सा होगा, सेतजेफ रूल के अनुसार कौन सा होएगा, ये वाली एल्किन मेजर होएगी, क्योंकि यहां पर देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहां पर कितने, 4 और 3 यहां पर कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इसमें देखें तो कितने हो गए, ये क्या सिस्टम, 2 यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेतजेफ रूल के अनुसार ये क्या होएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होएगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं लास्ट E1 रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, वो ही Br नेगेटिव 1 निकलेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या प्राप्त होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से बनेंगे,
एक बार इससे काटते हैं, एक बार इससे, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। इधर देखिएगा, इससे निकाले तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड वाला ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब मेजर माइनर कौन सा बनेगा, इधर देखिएगा, इसमें देखें तो क्या होएगा, ये क्या हो गया, सिस्टम, सिस्टम हो गया। तो यहां सर देखें तो ये क्या होंगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर देखिए तो यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसको देखते हैं, यहां पर ये नहीं है दोस्तों, यहां पर एग्जाम्पल में सॉरी दोस्तों, ये एक और सब्स्टिट्यूटेड दिया गया है, ठीक है, मिथाइल समूह दिया गया है। यहां पर ध्यान रखना, ये एक और है यहां पर मिथाइल समूह, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों यहां पर ये सिस्टम हो गया, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2, तो यहां पर कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर देखिए तो दोस्तों 3 यहां पर, 3 यहां पर 6, और 3 यहां पर कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। ये थी अपनी दोस्तों इवन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं E2 रिएक्शन। ये अपन ने दोस्तों डिटेल से डिस्कशन कर लिया इवन रिएक्शन का। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है अपनी दोस्तों बाई मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे E2 रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखते हैं बाई मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, यहां पर क्या करते थे दोस्तों, इवन रिएक्शन में तो क्या लेते थे हम, वीक बेस, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ये दोनों कंपाउंड एक स्टेप में क्या हो जाते हैं दोस्तों, निकल जाते हैं, और यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्कीन का, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये जो E2 रिएक्शन है ये 1 स्टेप में संपन्न होती है। वो कैसे, इधर समझिएगा दोस्तों। यदि हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो ये है दोस्तों, यहां पर लेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये ही क्या होगा इसका स्लो स्टेप, या इसे हम कह सकते हैं आरडीएस स्टेप, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं ये क्या करता है, ये कार्बोकैटायन बनने का वेट नहीं करता है, ये तो सीधा क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये क्या करता है, यहां से क्या करता है, H+ को लेता है, लेकिन ये दोस्तों ये क्या करता है, H+ को तो लेता है, लेकिन जस्ट इसके पास, इसके सामने ये H+ को नहीं लेता है। कहने का मतलब इसकी एंटी पोजीशन को से लेता है। तो ये H यहाँ से न लेकर मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर इधर देखिएगा ये क्या करता है, अब इसको आसानी से क्या कर सकता है, H+ को ले सकता है। कहने का मतलब ये क्या है, ये एक मकान मालिक है, तो इसके सामने तो ये H की चोरी नहीं कर सकता है दोस्तों। ये क्या करेगा, इसके पीछे से चोरी छिपे H को चोरी करेगा, ठीक है। इधर देखिएगा ये जैसे ही करता है तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों,
ये R, ये CH, यहाँ पर क्या होता है, ये X निकलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये H बंद टूटता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बेस क्या करता है, यहां से इस H+ को एक्सेप्ट करता है और ये क्या बनती है दोस्तों, एक ट्रांजिशन स्टेट जिसे बोलते हैं TS। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूट रहा है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं बेबी एल्किन भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ये TS बनती है यहां से बेबी एल्किन का निर्माण होता है। यहां से क्या निकल जाएगा, HB, और यहां से X-, और किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, RCH डबल बंद CH2, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये दोस्तों यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होता है। इसमें ये होता है दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन H+ लेता है ये एंटी एलिमिनेशन होता है, तो इसको भी हम समझेंगे बाद में दोस्तों। तो ये थी दोस्तों E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। हम कह सकते हैं कि ये जो E2 रिएक्शन है ये कितने स्टेप में प्रोसीड हो रही है, 1 स्टेप में। तो इसके लिए बोल सकते हैं जो ये E2 रिएक्शन है ये क्या होएगी, दिस रिएक्शन इज 1 स्टेप। ठीक है, एक स्टेप में संपन्न होती है। इसके बाद सेकंड बात करें तो दोस्तों इस रिएक्शन को E2 रिएक्शन क्यों कहा जाता है, यहां पर देखते हैं ये होता है बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर होता है। यदि इसकी रेट की बात करें तो रेट डिपेंड करता है इस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर और बेस की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके लिए ऑर्डर होता है 2। ऑर्डर का मान 2 होने के कारण ही इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट करैक्टर की बात करें हम तो थर्ड देखते हैं हम कि E2 रिएक्शन में जो बेस लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेते हैं या वीक बेस। तो E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस यूज लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का यूज क्यों करते हैं दोस्तों E2 रिएक्शन में, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये X के बाहर निकलने का वेट नहीं करता है। ये क्यों यूज करते हैं, यहां पर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यह X- निकलने का वेट नहीं करता है। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये X स्ट्रॉन्ग बेस है, ये X- निकलने का वेट नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम यूज कर सकते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, सोडामाइड NH3, या यूज कर सकते हैं ये कंपाउंड या टर्सरी अल्कोहल। इन बेस स्ट्रॉन्ग बेसों को हम E2 रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है,
ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट जितनी अधिक स्टेबल होगी उतनी ही अधिक क्या बनेगी, E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनती है दोस्तों, बेबी एल्कीन बनती है। अब बेबी एल्कीन कब स्टेबल होगी, जब अधिक ट्रांजिशन स्टेट मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो यहां पर क्या होगा, स्टेबल होगी, तभी क्या होगा, रेट ऑफ E2 प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, या E2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं जब ये एल्कीन क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं, मैं यहां पर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो यहां पर लेता हूं मैं बी आर और बी आर। ठीक है दोस्तों, ये देखें तो ये क्या है, टर्सरी, ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, प्राइमरी। ठीक है, इससे एल्कीन बनेगी, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये उससे कम और ये उससे कम। तो इससे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो ये क्या करेगा, अधिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इसके बाद देन ये वाला, तो समझ गए। तो E2 रिएक्शन में भी इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही होएगा दोस्तों। क्योंकि टर्सरी या 3 डिग्री लेंगे अल्किल हैलाइड, तभी किसका निर्माण होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, और तभी क्या बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, और तभी क्या बढ़ेगा, E2 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात दोस्तों ये है कि हमने देखा कि ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ये E1 रिएक्शन के लिए भी यही था और E2 रिएक्शन के लिए भी यही था और SN1 रिएक्शन के लिए भी यही था। तो ध्यान रखना दोस्तों, E1, E2 और SN1 इन तीनों रिएक्शन के लिए ऑर्डर का क्रम यही होता है, जबकि SN2 रिएक्शन के लिए जस्ट इसके विपरीत होता है। तो यहां ध्यान रखने की बात थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि यहां पर जो सोलवेंट यूज करते हैं, सोलवेंट वो कौन सा यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, ये क्या करता है, ये एक्स या बेस को क्या करता है, ये सोलवेट नहीं करता है। क्योंकि हमने ट्रांजिशन स्टेट में देखा था कि यदि ये बेस को सोलवेट कर लेगा तो H+ को कैसे खींचेगा। हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट में जो ये का CH2 बॉन्ड से यहां ये बेस इस H+ को लेकर जाता है, तो अगर यहां पर पोलर सोलवेंट ले लेंगे तो ये इस बेस को सोलवेट कर जाएगा। इसीलिए यहां पर किसका यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहां पर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए दोस्तों, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पर ये होएगा एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, ये होगा रेट ऑफ E2 रिएक्शन के प्रोडक्ट के। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। कहने का मतलब यहां पर लिविंग ग्रुप क्या लेना है, रेट ऑफ E2 रिएक्शन का जो रेट बढ़ाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप पर। मतलब जितना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होएगा, रेट ऑफ E2 रिएक्शन क्या होगी, अधिक होएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं E2 रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल।
यहां पर देखते हैं दोस्तों पहला एग्जाम्पल। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां से अल्फा और बीटा से हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं एथीन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए। ठीक है, प्रेजेंस लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये बीटा कार्बन, इधर भी इससे जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, दो पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर दो ही एल्कीन बनेंगे। पहले एक बार इससे निकालते हैं, ये बनती है। ठीक है, सेकंड यदि इससे बीटा हाइड्रोजन निकाले तो ये बनती है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से मेजर कौन सी होगी, माइनर कौन सी होगी, वो किसके अनुसार करेंगे हम, सेथजेफ रूल के अनुसार। सेथजेफ रूल क्या बताता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही क्या होती है, मेजर होती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, तो ये क्या है सिस्टम, इधर देखिए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, इधर देखिए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, मेजर, ये 80% बनती है, ये हो जाएगी माइनर, ये 20% बनती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल। ये वाला, इसको देखिए दोस्तों, इसके लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अल्फा, इधर ये बीटा, ये वाली बीटा और इधर वाली बीटा। तो ये दोनों तो सेम है, एक बार यहां से निकालते हैं, एक बार यहां से। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी बनती है एल्कीन। एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी। इनमें से क्या होगा, ये मेजर होगी और ये माइनर होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, यदि हम बात करें दोस्तों तो ये रिएक्शन प्रीफर नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी ये, क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों, तो यहां से Br नेगेटिव बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बना, ये कार्बोकैटायन बना। अब ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, अब बीटा कार्बन के पास दोस्तों बीटा हाइड्रोजन उपस्थिति नहीं है, तो कहां से निकलेगा, इसलिए ये एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट